अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों को गुज़िश्ता रोज एक शदीद सेटबैक हुआ, एक शदीद झटका लगा। MQM पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी पहले ही हुकूमत का साथ ना छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन कल काफ लीग ने भी हमने देखा कि ऑपोजिशन को हरी झंडी दिखा दी और तवक्को के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने भी हुकूमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। अब जाहिर सिनेरियो यह है कि काफ लीग के बगैर मरकज या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना बज़ाहिर हमें लग रहा है नामुमकिन, तो फिर ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी होगी क्या? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पहले से मजीद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की और कहा कि ऑपोजिशन के बयानिए का जो मुकाबला है वो कारकर्दगी से दिया जाए, डैम्स, हेल्थ कार्ड्स और जो हमारे फलाही प्रोग्राम्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाए। आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से कहा गया, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या ऑपोजिशन में हुकूमत हटाने की हिम्मत मौजूद है? अगर ये केसेस से बचेंगे तो ही तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। तो क्या ये हुकूमत का कॉन्फिडेंट दुरुस्त है? अब ऑपोजिशन के पास स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये और बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं जिन पर आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। सर, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। मुस्लिम लीग काफ से बड़ी उम्मीदें थी सर आपको, और ये वजीर आज़म को जो घर भेजने की ख्वाहिश थी, ज़ाहिर सालों पुराने जो हम देख रहे थे इख्तलाफात आपने भुला दिए, लेकिन सर बड़ी मायूसी हुई कल आपको। मौलाना सिलाई ने तो बड़े वाजे कर दिया, उम्मीदों पर पानी नहीं फिर गया? नहीं, देखो, देयर इज नो क्वेश्चन। उम्मीदों, ये पॉलिटिकल लोगों की स्टेटमेंट्स को आप इस तरह इतना उस तरह सीरियस न लें। अच्छा, आई कैन अश्योर यू कि वो भी मैंने मौलाना सिलाई की पूरे बात भी सुनी है। वो बड़े नपे तोले अल्फाजों में उन्होंने कहा आप फिक्र न कहें, घबराने की बात नहीं है। और डू यू थिंक कि अभी इसका मतलब ये है कि PMLQ अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो नहीं देखेंगे? कल तक इलेक्शन होने हैं, बल्दियात के होने हैं, कौमी इलेक्शन होने हैं। कोई भी जमात किसी इत्तेहाद में शामिल होती है या उसको छोड़ती है तो अपने मफादात के लिए छोड़ती है, जो उनका अपना होता है। आई डोंट थिंक, कॉमन सेंस आपके सामने है कि अभी ये जो जहाज डूबता है तो वो उसके लोग जंप लगाते हैं ना बाहर। सर, लेकिन आपने कहा कि पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं देखेगी, तो अभी ऑपोजिशन के पास उनको देने के लिए क्या है? गवर्नमेंट जो है वो PTI की है, मौलाना सिलाई के पास वजारत है और आप देखें स्पीकर हैं उनके, आपके पास देने के लिए उनके पास क्या है? देखिए, आप क्या देंगे? बात यह है कि देने के लिए ऐसी बात नहीं होती। आप जब अभी आगे इलेक्शंस के अंदर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके अंदर आप रह के आप अपनी सीटों को मल्टीप्लाई कर सकें। आपको ये पता है कि अभी ये मौजूदा हुकूमत की जो कश्ती है ये तो डामाडोल है। आप ये किसी से पूछें गली महल्ले से, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, श्याम साहब को पता है। तो ऐसी सूरत के अंदर जब आपने सारे बाई इलेक्शंस आप आ रहे हैं, आपके कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, तो आप इससे कोई आपके ख्याल में जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने अगेन वोट लेने हैं और जिनके कंधों पे रिस्पांसिबिलिटी है, तो ये मौलाना सिलाई के एक बयान से पासा पलट गया। उम्मीदें आप कह रहे हैं कि अभी भी बाकी हैं, तो एहतशाम साहब आपको क्या लगता है ये ऑपोजिशन की जो उम्मीदें हैं ये अभी इसमें कोई वजन लग रहा है आपको? देखिए, उसमें बेशतर इश्तिहाम के 2-3 चीजें हैं ना। जी जी जी। एक है MQM है, हाँ, उसने भी सर वाजे कर दी है। आपने भी देख लिया, वो वाजे जो भी किया है वो तो मिनट्स लगेंगे जब उनका ये फैसला, जब वो समझेंगे कि हमें अपना पॉलिटिकल हमारा एजेंडा क्या है। इसी तरह PMLQ नहीं, इशारे भी फॉर श्योर, ये अगर इशारों पे मिले हैं तो इशारों पे ही हटेंगे। आई कैन अश्योर। अच्छा, आप भी इशारों पे ही मिले हैं सर? जी नहीं, क्या मिले हैं सर? आप कह रहे हैं इशारों पे मिले हैं तो इशारों पे ही जाएंगे? नहीं, सर आप भी इशारों पे मिले? नहीं, सुने, मेरा मतलब यह है कि मैं कह रहा हूँ इशारों पे वो हुकूमत के साथ इत्तेहादी बने हैं और इशारों पे जाएंगे। और इन एडिशन टू दैट PTI के अंदर की सफों में भी वो लोग तैयारी में बैठे हैं जिनको अगली सीट नजर आ रही है कि अभी हम नहीं ले सकेंगे,
तो वो बहुत जगह पे एहसन इकबाल साहब ने कहा, हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि लोग हमारे साथ इन टच हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, एंड आई एश्योर यू कि ये पॉलिटिकल जो बर्ड्स होते हैं ना, हाँ। ये यही देखते हैं कि अभी हमें घोंसला किस दरख्त के ऊपर मिलेगा, और ये उधर ये अनफॉर्चुनेट है। एक कमेंट फिर एहतशाम साहब के पास मैं जाऊंगी। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी सर बात की, और हम देख रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीनियर लीडरशिप ये दावा कर रही थी कि नंबर गेम हमारे हक में है, लेकिन उन्होंने कहा कि नंबर गेम तो हमारे हक में नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के बाद भी एहतशाम साहब आपको लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकते हैं? सोनिया देखिए ऐसा है, और जनरल साहब ने बुनियादी तौर पे बात की है, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, फिर मैं मौका देके फ़ायदा उठाते हुए जनरल साहब से मैं भी सवाल करूंगा। हाँ। देखिए हमारी सियासत जनरल साहब डे टू डे बुनियादों पे होती है। कल तक की जो खबरें थी और शाम तक जो चीज़ें पता चली सामने हुए कि जी फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो मामला शल्ब हो गया, दब गया, जो एक ज़ोर शोर से चल रहा था अदम एतमाद वाला, कल की जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद नहीं लग रहा था कुछ हो। कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी सामने आ जाते हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना कि जी अप्रैल तक अगर ये हुकूमत रह गई अप्रैल तक तो फिर इनको हटाना मुश्किल होगा, और ये कि जी नए एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक बात की उन्होंने। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी 8 लोगों की कमी है, ये भी कह रहे हैं बाकी लोग भी हैं कि 172 में 8 आदमी की कमी है, और जो इनको हटाने के लिए। फिर देखें कल ये भी जनरल साहब खबर थी कि मौलाना साहब जरदारी साहब से नाराज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको उन्होंने फ़ोन कॉल की कि उनकी बीमार पुरसी की जाए, क्योंकि अस्पताल चले गए थे। मेरे ख्याल में तो बड़ा कुछ करके अस्पताल गए हैं, उसके बाद अगले दिन वो वापस आ गए हैं, आज अपने घर शिफ्ट हो गए। परसों वो ये खबरें थी, और कहा यह जाता है कि जी उन्होंने, मैं तो कल भी कह रहा था कि हीरो और विलन का किरदार बवक्त उन्होंने पूरा किया। अब सवाल ये है कि जी इस सारे मामले में क्या हुकूमत के सर पे से सोनिया तलवार अदम एतमाद की जो लटक रही थी वो हट गई है? ये जब तक जिस दबाव में हुकूमती लोग बातें करते रहेंगे तो शायद यही अपोजिशन की कामयाबी है कि वो आए दिन कुछ करना भी सकें, तो ये कहते रहें कि जी हम आपके खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन बाज़ों का स्टेटमेंट इस तरह के आ जाते हैं। आप देखें शायद खकान अब्बासी साहब बार बार कह रहे हैं कि जी जब बैसाखियाँ इनकी हट जाएंगी इनके सर से, इनके बाजुओं से, तो हम इनको गिरा लेंगे नीचे। अब बड़ी घुमा फिरा के सारी बात आ जाती है इस्टेब्लिशमेंट पे, जी वो चाह रही है नहीं चाह रही क्या है। बहुत सारे वालों से जनरल साहब जो मुल्क के हालात हैं, जो एक्सटर्नल हालात हैं, बाजार नहीं लगता कि हुकूमत की तब्दीली जो है ना इस स्टेज पे 3.5 साल के बाद किसी को क्या मिलेगी। फिर पीपल्स पार्टी PMN के अख्तिलाफ नहीं ख़त्म हो रहा कि जी 1.5 साल अगर फर्ज कर उनको हटाते थे क्या होंगे। बिलावल साहब बड़े खुश हो रहे हैं आज ये कह के जी बड़ी अच्छी बात है, सारी ओपोजिशन हमारे एजेंडे पे आ गई कि अदम एतमाद की तरफ जाना है। नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, आज मान गए। डे 1 से पीपल्स पार्टी कहती थी एतमाद, और आपकी पार्टी कहती थी जी नए इलेक्शन होने चाहिए। प्रोसेस में मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई डिमांड ही कुछ और थी, वो कहते रहे कि जी असम्बली उससे इस्तीफे दें, नहीं दिए, उन्होंने अपना धरना दिया, करते करते यहाँ तक मामला आ गया। सवाल जनरल साहब इस वक्त ये है कि ये सारा का सारा फोकस, मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से हुकूमत को कुछ करना चाहिए, कारकर्दगी दिखानी चाहिए, हुकूमत का सारा फोकस इसी बात पे है कि ये एक बात करें, 2 बातों का जवाब हम ले के सामने से आ जाएं। और अपोजिशन इस मामले में तो कामयाब है कि उन्होंने हुकूमत को इंगेज किया हुआ है, डे टू डे बुनियादों पर बयान दे के कि जी अदम एतमाद करेंगे। 23 तारीख को आप देख लें वो भी आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी, और फरवरी को 23 फरवरी को, और अपने मौलाना साहब कहते हैं जी हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े, जो हमने 23 मार्च को आना है, सॉरी 24 फरवरी को आना ना इन्होंने, बिलावल साहब नहीं यहाँ पे, 27 फरवरी को। तो अब बात तो ये है कि जी वो तो ये करेंगे, डेट्स भी देते रहेंगे, लोगों को भी एंगेज करेंगे, लहू गरमाते रहेंगे अपने वर्करों का भी, और प्रोसेस में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। अब अहम सवाल जनरल साहब ये है कि हुकूमत तो चले कुछ नहीं कर पा रही या रह जाएगी इसी तरह, आपकी बड़ी पार्टी वो जिस तरीके से सॉरी करके कई बाजों पे से वापस आई है, कई बातें जो सारी जिंदगी नहीं माने, चौधरियों के साथ मिलने वाली बात कहा करते थे कि जी इनको और शेख रशीद को कभी नहीं मिलना, मुलाकात भी होगी, और अब चलाते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को बड़े भाई ने ये भी इंडिया दे दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से भी भले रब्ता करना पड़े तो कर लें। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी की सियासत का फोकस अब क्या रह गया? देखिए इत्याम जो पॉलिटिकल एरेना है इसमें 3 पार्टियां होती हैं। एक तो हुकूमती पार्टी है जो कि रूल कर रही है, एक अपोजिशन होती है कंबाइंड, जिनके कंधों पे भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू द पब्लिक, और तीसरी जो बड़ा ग्रुप है ना वो न्यूट्रल पब्लिक का है, जो कि वोटर्स हैं, सपोर्टर्स नहीं हैं, और कई दफ़ा उनका अपना कोई वो जो स्विंग वोटर्स को कहते हैं
ये 3 एलिमेंट्स हैं। अभी ये जितनी बातें हो रही हैं ना कि ये नून उनको मिली या फजल रहमान साहब ने ये कह दिया या इनका कामयाब होगा या नहीं होगा, ये सारी बेमानी होके रह जाएंगी अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो डिलीवर कर रही हो, वो अगर लोगों की आसूदगी में काम हो रहा हो। कोई ये नहीं कि आसमान से तारे तोड़ के ले आए, लेकिन कम से कम उनका जीना हराम ना हो। अभी मसला सिर्फ यही है कि लोग इस महंगाई से तंग हैं और धड़ाधड़ हर महीने अनाउंसमेंट हो रही है, 4 रुपए ये बढ़ेगा, गैस इतनी बढ़ेगी, पेट्रोल फिर बढ़ेगा, 8.5 रुपए का पेट्रोल का आज आ गया। 8.5 ये किलिंग है। और इसका कंसर्न सिर्फ अपोजिशन पार्टियों का नहीं। मैं आई कैन एश्योर यू कि अगर हुकूमत डिलीवर कर रही होती और ये इनको कोई रिजल्ट्स लेके सामने आ जाते और सिचुएशन एग्रावेट ना होती, स्लाइड बैक ना होती, तो जितने बड़े पाटे खान अपोजिशन में 10 इकट्ठे हो जाए, 35 इकट्ठे हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज मसला ये एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी बनती जा रही है। आप जो हैव नॉट्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन और लोग गिर गए हैं, जिनकी तनख्वाही नहीं है, कुछ खुदकुशियां हो रही हैं, मसला सबसे बड़ा ये है। और उसके ऊपर जो आप बात कर रहे थे ना, मौलाना फजल रहमान साहब ठीक कह रहे हैं कि नंबर पूरे होंगे तो कर सकेंगे, लेकिन इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है अपोजिशन का कि ये शोर शराबा भी करें, ये एफर्ट करें, ये गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाएं ताकि वो ठीक काम करें। जल साहब एक चीज बताएं, हुकूमती लोग तो कहते ही हैं, फवाद चौधरी, शेख रशीद तो कहते ही हैं कि जी इतनी नाहल हमें ओपोजिशन मिली है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। चले हुकूमत नहीं डिलीवर कर पाई तो जिस तरीके से ओपोजिशन को इकट्ठे होकर कुछ करना चाहिए तो वो भी तो नहीं कुछ कर पाए ना जी। देखिए मुझे नहीं पता कि अपोजिशन इतनी नायल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई या हुकूमत इतनी नायल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई जिसमें ये सारे मिनिस्टर्स हैं जो सुबह को एक दाएं वो मानते हैं, इनडायरेक्टली मानते हैं कि हम नहीं कुछ कर सके, हमारी इस बात को हम नहीं कुछ कर सके, इन्होंने कैश नहीं कराया। नहीं, देखिए इतने नायल है। देखिए बात ये है, कैश क्या कराना है। आप एक हुकूमत जो चल रही है, खा वो 8-10 वोटों पे चल रही है, अगर उनकी मेजॉरिटी है तो वो चलती रहेगी। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन आप एक एफर्ट करते रहते हैं उन पार्टियों पे जो उनकी तादी है, चूंकि ये हुकूमत मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है बेस्ड ऑन सर्टन जो अलायंसेस के लोग हैं। हाँ। और ये लोग उनके ऊपर भी काम करते हैं और इवन इनकी अपनी सफ़ों में तारीख इंसाफ में या कोई भी रूलिंग पार्टी हो, उसकी अपनी सफ़ों में भी जब लोग मुतमईन नहीं रहते तो कोई रिजाइन करता है, कोई पीछे हट जाता है, वो कहता है कि मैं आई डोंट वांट टू बी प्रीवी टू दिस। तो इसलिए अपोजिशन की 8-9 जमातें हैं, उनका अपना अपने मैनिफेस्टो है, वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ। और इस हुकूमत को एक चीज बताएं जल साहब, आज अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते, भले जेल में भी होते, वो सबसे तकड़े पॉलिटिशियन ना होते, वहाँ उनका बैठना उनको कोई फायदा दे रहा है। उल्टा आप देख लें आए दिन जिस तरह क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है, छुप के चले गए जी, नहीं सह सकते सख्तियाँ कैद की और जनाब वहाँ जाके मजे कर रहे हैं। एक तस्वीर आती है, 100 बंदे कमेंट कर रहे होते हैं जी, कॉफ़ी पी रहे हैं, रोटी खाने गए हैं, 400 मील दूर जाके इफ्तिताह करने गए, किसी फैक्ट्री का देखने गए, तो आप नहीं समझते कि उनका यहाँ होते तो शायद ज्यादा सियासी तौर पे फायदा होता। देखिए ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद होते तो आई एम श्योर के पॉलिटिकली ही इज द बिगेस्ट यानी स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पॉपुलर अपने वो अमंग्स दी जो 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 रिजल्ट्स बता रहे हैं वो है। लेकिन बात यह बाहर इनको किसने भेजा है, आप ये देखें ना कि हुकूमत ने भेजा है। आप देख लें असद उमर साहब की स्टेटमेंट, और अदालतों ने वो मफरूर अदालतें डिक्लेयर कर चुकी हैं, वो अदालतें उनको बुला रही हैं, वो वापस नहीं आ रहे। हुकूमत ने कहा जी हम डॉक्टर लॉरेंस को, डॉक्टर शाल को हम खत लिख रहे हैं कि वो बताएं इनकी बीमारी क्या है, इनको वापस लाएं। वो तो डॉक्टरों की रिपोर्ट उन्होंने एक भेजी है और आई एम श्योर आप ये देखेंगे, रिमेंबर दिस कि ही विल कम बैक। एंड इवन जिस तरह पहले आया ना, मरियम भी साथ थी और वो भी आए, तब आप आए ना जी, पाबंदी नए इलेक्शन हो जाएंगे, हुकूमत नहीं रहेगी, फिर आ जाएंगे। इलेक्शन से इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ही इज रेडी टू टेक रिस्क। उसने पहले भी इसी तरह के देखें, वाइफ की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, फादर की डेथ हुई, आप ये देखिए इनसे बड़ी कुर्बानियां और क्या हो सकती है। ये रिश्ते ऐसे हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो ही विल कम और सूनर रादर देन लेटर ही मस्ट कम। और आके तो ऑब्वियसली सियासत का टोटल काया भी पलट जाएगी, बट इन हिज एब्सेंस वी हैव ए स्ट्रांग पार्टी। वी हैव शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने दे दिया सारा का सारा, जिसको कहते हैं ऑफ कोर्स फैसले वो बड़े करें। देखिए ना, पहले लोगों का ये होता है मीम से शीन निकलेगी, शीन से ये होगा। आपने अभी देखा कि सारे डायलॉग में
शहबाज शरीफ साहब वॉज देयर एंड मरियम वॉज आल्सो, उनकी बिल्कुल साथ हो के तो उसके ऊपर, तो वो लोगों की किधर गई? फिर लोग कहते थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, ये लोग तो ये हो जाएंगे, वो यही प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा है ना। तो जो बात हम पहले कर रहे थे ना इत्याम, मैं जब एज ए पाकिस्तानी सोचता हूँ इससे कतई नजर पॉलिटिकल एफिलिएशन से, तो बखुदा मैं ये सोचता हूँ कि ये बड़ी पैटी टाक है जिसमें हम लोग हर रोज टाइम वेस्ट करते हैं। वी शुड बी थिंकिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज जो हमारे सीरियस हैं, जो हमारी कौमी सलामती पे आएंगे। वी शुड बी थिंकिंग ऑफ सी पैक को क्विक करने के लिए EPZs, ML1, आपका गवादर पोर्ट। वी शुड बी सीइंग द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्यों हो रही है, इन्फ्लेशन है, इश्यू तो यही सर्कुलर डेट किधर है, अफगानिस्तान के सिचुएशन में क्या करना है, कश्मीर पे हमने क्या करना है। और डिप्लोमेसी में आप मतलब है अमेरिका से बिगाड़े बगैर चाइना से बेहतरीन ताल्लुकात, और अभी रशिया में जा रहे हैं। अभी रशिया का भी जाना ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, अभी भी प्रेस में आ रहा था कि शायद ये पता नहीं टाइम जब यूक्रेन में एक आग लगी हुई है, तो यू कांट टेक साइड्स एट दिस स्टेज। आज तक जाना तो यही लगेगा जी। और इंटरनली आपको नो कॉन्फिडेंस की थ्रेट मिल रही है, एक्सटर्नली आपका उधर ये माहौल है, बाइडन रेडी नहीं है आपको हाथ में लाने के लिए, चाइनीज सी पैक के स्लो आमतौर पे जनरल साहब अगर खतरा हो तो लोग मुल्क नहीं छोड़ते सरबराह, तो वो तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंट है कि 24 तारीख को मुझे मास्को जाना है, पीछे ऑल इज वेल, कोई खतरा ही नहीं है। भुट्टो साहब भी जब गए थे तो कुछ अर्सा पहले वो बाहर फिर रहे थे, ये देखो पॉलिटिक्स में कोई चीज दौरा किया था उन्होंने 7 मुल्कों का, याद है ना आपको। तो इसलिए इन स्टेटमेंट्स पे ना जाएं, और ये बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो मिसप्लेस्ड होती हैं। खतरा है आप कह रहे हैं। हम रशिया का दौरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमने माजी में हम उनकी रॉन्ग साइड पे रहे, हमें नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने फायदा उठाया, सोवियत यूनियन से भी, अभी अमेरिका से भी, इधर उधर। हमारी बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो यही हो कि रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका से भी, चाइना के साथ, यही स्टेट क्राफ्ट का जो फाइनल लाइन है ना, वो ये होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, एक को कह दें, दूसरे को अलग कहें कि जी हम रिव्यू करेंगे सी पैक को, और तीसरा रशिया का अपने इंटरेस्ट हैं विद इंडिया, वेरी सीरियस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो आप उसका भी वो देख रहे हैं। इस चीज को सटल हैंडलिंग जो है ना, वही आर्ट ऑफ लीडरशिप है। और सही। तो जनरल साहब, जिस तरह से आपने भी बात की कि इंटरनेशनली में बहुत सारे चैलेंजेस है, खारजा सतह पर चीन के साथ ताल्लुकात, फिर अमेरिका के हवाले से जाहिर है जो चीजें सामने आ रही हैं, तो ऐसे माहौल में आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर चीन का दौरा करके आते हैं और इसे एक बड़ा कामयाब दौरा करार दिया जाता है, वापस आते हैं तो ये तहरीक चलती है कि हमने चलने नहीं देना गवर्नमेंट को हटाना है। तो अगर मुल्क के अंदर मामलात ये होंगे तो फिर खारजा सतह पर बाहर हम पर एतमाद कौन करेगा? तो ऑपोजिशन का तो रोल होना चाहिए ना। इंप्रेशन ये दे कि चाइना का दौरा तो कामयाब ही नहीं हुआ, तो पूछे ही नहीं है। तो देखिए, ये सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस माहौल को क्रिएट करने की जो चाबी है वो प्राइम मिनिस्टर की जेब में होती है और हुकूमत की जेब में होती है। आप जब जाते हैं ना किसी दौरे पे, मेरा ये एक्सपीरियंस है एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी, तो आप उसका बहुत सारा स्पेड वर्क करते हैं, आप घरेलू चीज़ों को तैयार करते हैं, आप पहले अपने स्टाफ को भेजते हैं, वो तय करते हैं क्या क्या होना है, फिर आके आप उसका फॉलो अप एक्शंस करते हैं। आज जो अंदर आग लगी हुई है, आप ये कहते हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं, वो तो हाथ में लाने को तैयार नहीं है, आपको ये पता है। वो तो इस तरह है जैसे इंडिया में अदालत है या शूदर हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, वो तो ये बच्चों के दिन उसने बयान दिया, इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं शहबाज शरीफ साहब से क्यों हाथ मिलाऊं कि जो करप्शन में इतना डूबा हुआ है, इतना पैसा लूटा है। अदालतों पे छोड़े ना, यू आर नॉट द चीफ जस्टिस यार। ये मतलब है कि हाउ कैन यू से, अगर वो कुछ और इल्जाम लगा के दें कि आई विल, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट हिम एज प्राइम मिनिस्टर, कि इन पे तो ये है, फलानी बार वाली अदालत ने ये कहा, फलाना। जनरल साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़श्ते दिनों प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अभी हालिया जो शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसे केस को लाइव दिखाना चाहिए ताकि आवाम को भी पता चले। तो सर, आप इस हक में हैं कि शहबाज शरीफ के केस को लाइव दिखाना चाहिए? PMLN इस हक में है? 20 तारीख को फर्द जन भी लग रही है के ऊपर। देखिए, आज मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब की पेश की थी, और वो भी अदालत के बाहर कह रहे थे कि बिल्कुल कैमरे रखे और हमारे सुने पूरी कौम की, हमारे ऊपर चार्जेस क्या लग रहे हैं और क्या। देखिए, कोर्टें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने
फैसलों के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि करप्शन का कोई सबूत नहीं हुआ, हमने कोई ये चीज नहीं देखी कि इसमें इसको वो इन्वॉल्व हुई हो। दैट इज वाई सब की ये शायद खाकान और ऐसा इनकी जमानतें हुई है ना। तो आप अगर जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटर खुद बनना चाहेंगे तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है। दैट इज द रीजन कि आपको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी वो फैट एफ वाले भी जो एक पॉइंट लेके पीछे बैठते हैं, या दूसरे तीसरे आप करप्शन इंडेक्स के अंदर, it is not only the financial corruption that matters, it is misgovernance, it is ये विंच हंटिंग, ये सब कुछ जब वो देखते हैं कि टारगेट उस पे है जो प्राइम मिनिस्टर वो है वेटिंग, तो आप ये उसको पकड़ो, उसको जल्दी अंदर करो ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन सर ये साबित ना होने की जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ये देती है कि हमारा अदालती निजाम इतना नाकिस है, इतना खराब है, केसेस के फैसले आने में सालों लग जाते, इसमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। हमारा जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट आके ठीक करेगी सर, वो अभी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, तो अब अपोजिशन कब 4 साल में टेन्योर खत्म होने वाला है, रिफॉर्म्स। चले इस पर बात करते हैं, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकली सिनेरियो बन रहा है, मुस्तकबिल करीब में आप सूरत हाल क्या देखते हैं? जाहिर है अभी कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात करती है वो उसमें कामयाब हो जाए। स्पीकर के खिलाफ आप समझते हैं कि ये ला सकते हैं, कामयाब हो सकती है? अगर हो जाती है तो सिनेरियो क्या बनेगा, नहीं होती तो फिर क्या बनेगा? देखिए सोनिया, वो कहते हैं ना कि हुकूमत को चुमौखी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ अपोजिशन है, उसको कैसे काउंटर करना है, उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसको कैसे ख़त्म करना है, अपने तहादियों को अपने साथ कैसे रखना है। पार्टी के अंदर जो अगर इख्तलाफात हैं जिनके बारे में एसएड इकबाल साहब, बाकी लोग कहते हैं, इवन यहाँ तक कहते हैं कि जी 4-5 वजीर हमारे साथ हैं, उनको अपने कंट्रोल में कैसे रखना है, या कैसे इंश्योर करना है FIA के थ्रू कि किसके थ्रू कि हमारे बंदे किसी और की तरफ नहीं जा रहे। देखिए ये एक बड़ा मसला है कि सियासी तौर पे इनको कैसे काउंटर करें अपोजिशन को। वो एक अच्छी खासी मुसीबत है हुकूमत में रहते हुए। अभी देखें ना, नवाज शरीफ साहब क्या हुआ, 2018 तक वो अपनी टर्म पूरी करके गए हैं, लेकिन पौने 2 साल जो जिस तरीके से उनके साथ हुआ, माजत के साथ रुसवाई हुई, परेशानियां हुई, क्या क्या हुआ। हुकूमत टर्म तो पूरी कर गई, लेकिन कितनी मुश्किलात थी। चले इनकी शायद वैसी नहीं है, लेकिन 3.5 सालों में जो इनकी मुश्किलात हैं, अभी आज देख लें $95 बैरल हो चुका है, $8.5 का फिर बढ़ाने की बात हो रही है। महंगाई ऑल टाइम हाई हो चुकी है। आम आदमी जो है ना, बेशुमार लोग पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर जो है ना, वो कहते हैं जी हमारे लिए मुश्किल होगा 2023 तक अगर यही हालात रहे कि जी महंगाई इसी तरह रही, डिलीवर नहीं कर सके, महंगाई के साथ साथ गुर्बत बढ़ती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही रही। अभी देखिए अच्छी बात है, CPEC का मामला कुछ बेहतर हुआ, 9 इकोनॉमिक स्पेशल जोन जो है वहाँ पे अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बाहर से आएगा, कोई रोजगार के मौके पैदा होंगे। ठीक है, लंबा रास्ता है, लेकिन कम से कम शुरू तो हो ना, जो 1.5 साल तक CPEC भी रुका रहा है। अब सवाल यह है कि हुकूमत क्या कर सकती है। सेफ कार्ड पे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं खेलने की, अब देखते हैं कि कितनी कामयाबी होती है। इतना बाकी और भी चीजें। मेरा अपना सुनिए ख्याल है कि इस वक्त 1.5 सालों में हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो इनकी अपनी कारकर्दगी का है। तो कहते हैं PTI के अंदर ही PTI एक बनी हुई है, वो क्या है, वो ये कहती है कि जी आप कुछ करके दिखाएं वरना आपके लिए मुश्किलात होंगी। जल साहब, सवाल तो ये ना कि गवर्नमेंट अपोजिशन को दबाती है, यही नहीं दबाती, या अपोजिशन हुकूमत को हटाने में कामयाब होती है नहीं होती, वो अलग एक चैप्टर है। सवाल ये है कि जी अगर 2023 तक अपोजिशन भी लड़ती रहती है, हुकूमत भी अपने आप को बचाती चली जाती है, प्रोसेस में अगर हुकूमत, वो बार बार बात आती है कि आखिरी साल फीता कटिंग का है, ठीक है, 10 डैम आपने बनाने का फैसला किया है, मोमेंट डैम 2025 में बनेगा, और चीज़ें छोटी मोटी हैं, हेल्थ कार्ड हो गया, फिर लोगों को सेहत कार्ड है, फिर उसके बाद नौजवान प्रोग्राम है, फिर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें। भाई दी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी देखें, IMF एक मुसीबत डाल है, बताएं बेशुमार लोगों ने जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने जनाब अपना पैसा वाइट करके यहाँ पे लेके आए, ब्लैक मनी इस्तेमाल हुई है। तो हुकूमत की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। बार बार एक ही चीज़ आती है कि 1.5 साल प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि हर मंगल को जो कैबिनेट मीटिंग करते हैं, वो बजाय इसके कि सर्टिफिकेट बांटे, वो कहें कि जी मुझे ये काम चाहिए फला मिनिस्ट्री में, कि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री मुझे करके बताए कि जी इंपोर्ट कैसे कम होंगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। और ये सबसे ज़्यादा जो मसला मेरा ख्याल है बना हुआ है, जो IMF भी नहीं कुछ कर सकती, वो
हमारे जो हमारे वो क्या कहना चाहिए स्टेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेमरेजिंग 2400 रुपया कहा जा रहा है कि आज भी उनका नुकसान हो रहा है और वो आपकी जिसको कहते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को बुरी तरीके से ख़राब कर रहे हैं, उसके बारे में फैसला नहीं हो रहा कि उनको निजकारी करनी है नहीं करनी, क्या करना है। जनरल साहब भी उन दोनों में थे, मुझे याद है PTCL के चेयरमैन थे, निजकारी की बात हो रही थी, वो रह ही गया। वो मेरा ख्याल हो जाता है उसमें $207 मिलियन, सॉरी पाकिस्तान स्टील मिल की, तो वो 325 या 326 मिलियन डॉलर मिल रहे थे। अब लोग कहते हैं कि शायद $25 मिलियन भी मिलेंगे। चलें, वो तो बीच में बात आ गई। गलत फैसले करना और उनको अनडू करना, आप हुकूमत में आज हैं PTI वाले, पुरानी बातें करते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, लेकिन लोग आज सोनिया इनसे कह रहे हैं कि जी चले उन्होंने गलत किया, लूट मार की, फलाना किया, अब तो आप कुर्सी पे बैठे ना, आप कुछ करके दिखाएं। वहाँ पे हुकूमत जो है ना वो लगता है कि कमजोर हो गया। ठीक है, देखिए इस पे आपके पास टाइम है? जी प्लीज सर बात कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हुकूमत ने पिछले 3.5-4 सालों में कुछ नहीं किया, वो अगले चंद महीनों में आप उनसे कितनी तवक्कुआत वाबस्ता रखेंगे कि ये करेंगे, ये इनके बस की बात नहीं है। दे हैव नॉट बीन एबल टू, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड ठीक देखें कि कौन सी किस जगह के ऊपर और क्या हमारे पास टीम हमारी होनी चाहिए। आप ये देखें ना, वन साइडेड एहतसाब के ऊपर भी करके इन्होंने एहतसाब के नाम को भी बदनाम कर दिया। हम वेरी राइटली आप भी कह रहे थे कि देखें ये जो चोरी का कमीशन हुआ, आटे का, चीनी का, आपका मेडिसिन के ऊपर ये रिपोर्टिंग गई, FIA को, NAB को, आपके मुख्तलिफ कमीशन बने, वो किधर है रिपोर्टिंग? देखिए एक पब्लिक तो फिर देखेगी ना कि ये तो ये सिर्फ वन साइडेड एक आमिर पे इल्जाम है जी 400 रुपए की मेडिसिन का फ्रॉड जो है, करप्शन, और उनको उन्होंने बनाया हुआ है वो जो है सेक्रेटरी जनरल बना दी, जी सेक्रेटरी जनरल पार्टी का। तो मकसद ये है कि उन्होंने कहा लाहौर में ये बनी है वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो पाकिस्तान इधर बना है, पिंडी में, इसमें ये हुआ। अपना जो सिस्टम बनाया पेशावर में, उसका क्या हुआ? देखिए आप अक्रॉस दी बोर्ड चले, इंसाफ दे सबको। प्राइम मिनिस्टर की ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ना करे कि मैं जब इधर बैठूं तो किसी से नाइंसाफी हो। ये तो मतलब है तलवारें निकाल के खड़े हैं ना कि मैं देखता हूं, अभी देखूंगा ना, अंदर नहीं, बंद नहीं करूंगा, ये नहीं है। इस तरह जो है मुल्क भी नहीं चलते, अदारे नहीं चलते। आप छोटे से अदारे के, आप इंस्टीट्यूशन के हेड हो ना, अगर आपका ये एटीट्यूड हो कि ये बंदा तो मैं जनरल साहब ये बताएं, जो बार बार आज भी सोनिया ने भी जिस तरफ इशारा किया था, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी आप फिक्र करें, आप अंदर जाने वाले, आपको लगता है कोई केसेस तैयार कर लिए गए हैं बड़े बड़े लीडरों को अंदर करने के? देखिए फवाद चौधरी साहब को कैसे पता है या प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता है कि अदालत ने क्या फैसला देना है और क्यों अंदर जाना? देखिए ये शहबाज शरीफ इसलिए टारगेट के ऊपर है कि उनको ये पता है कि ही इज अ कैंडिडेट और आगे जाके ये प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए करेगा, एंड ही हैज डिलीवर्ड इन द पास्ट एंड ही इज द पर्सन जो कि चीज को आगे चला सकता है। तो दैट इज द रीजन उसके है। अदरवाइज आपके अपने लोग जो BRT के मुजरम है वो क्यों नहीं है? ये बात सर जनरल साहब आपकी दुरुस्त है कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ज़ाहिर ऑपोजिशन जो बात करती है कि गवर्नमेंट नाअहल है, महंगाई है, इसकी बड़ी तगड़ी जस्टिफिकेशन देती है गवर्नमेंट। वो ये कहती है कि इंटरनेशनली अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फिर हम पाकिस्तान में उसे कैसे कम करें। बिलफर्ज जनरल साहब मुस्लिम लीग नून की भी गवर्नमेंट आ जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे, आप आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर तो होगा। IMF की जो कड़ी शराइतें हैं उसमें क्या रद्दोबदल आ जाएगा, वो क्या नरम हो जाएंगी जब आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी? ये बड़ी वैलिड बात आप कह रही हैं। देखिए होता ये है कि ये चैलेंजेस जो नेशनल और इंटरनेशनल तो आते हैं, उसके लिए आप तैयारी करते हैं। आपकी एक पोटेंट टीम होती है जो एनविजन करती है कि होने वाला क्या है। इसहाक डार साहब ने, हमने 6 बजट पेश किए मुस्लिम लीग नून ने पहले से लेकर, उनमें से 5 लगातार एक फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मैनेज करके चलाया हुआ था, और इवन मॉर्गन स्टैनले और बाकी लोग ये कह रहे थे कि अभी ये ऊपर जा रहे हैं। इल्जाम लगता नहीं मसनूई तरीके से हर चीज मैनेज की हुई थी, डॉलर भी मसनूई तरीके से किया हुआ, मसनूई तरीका था। अगर लोगों को रिलीफ मिल रही थी तो मेरे ख्याल में वो मसनूई तरीका ठीक है। इवन चाइना ने कर्जा बढ़ा ना जनरल साहब, उसका कर्जा भी तो बढ़ा ना, आप देखें उसका खमियाजा फिर वो ठीक कह रहे हैं ना कि हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर उस वक्त मसनूई तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, वो फिगर करते हैं कौमी असम्बली में जो पेश किया गया था कि इनके 3 सालों में इन्होंने 29 बिलियन डॉलर लिए, जिसमें से 23 बिलियन डॉलर वापस किए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 5 सालों में 50 बिलियन डॉलर लिया
और उसमें से 22 बिलियन डॉलर वापस किया। वो कहते हैं बाकी का पैसा किधर गया? बाकी का वो पैसा मार्केट में फेंकते थे वो। नो नो नो, आप देखिए हर 3 महीने आप ये 400 मिलियन डॉलर को स्टेबलाइज करने के वाले से इन्होंने इतना लिया और इतना वापस किया और दिया क्या मुल्क को? उन्होंने इतना लिया, इतना वापस किया और खर्च किया तो 11,000 मेगावाट आपकी बिजली आपके सामने आई, आपके मोटरवेज बने। अभी फार्मर्स भी गुजरते हैं तो परेशान होते हैं। ये इतनी खूबसूरत किस्म की टनल्स, एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हर तरफ से होती रही है। यू हैव टू गिव, देखिए ना, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंट इनके पास है, स्टेट बैंक के गवर्नर के पास भी इनके पास है। ये बताएं कि कहां पैसा गलत खर्च हुआ। उन्होंने तो बहुत कुछ यानी डेवलपमेंट के ऊपर माजत के साथ जो फॉरेन इन्फ्लोज होते हैं वो तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर करने के लिए होते हैं। वो पैसा जो आपको बजट के और डैम्स और सड़कों पे तो नहीं खर्च करना ना, उसके लिए नहीं होता। ठीक है, बजट का एक कुछ हिस्सा होता है जो फॉरेन फंडिंग से होता है, वो वर्ल्ड बैंक पैसा दिया करता है हमेशा से। लेकिन जो कैश पैसा जो आप लोन लेते हैं खासतौर पे IMF से, वो पैसा लेके अगर आप सड़कें बनाएंगे तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना। देखिए, कुछ आपका ये CPEC के रिलेटेड प्रोजेक्ट चले ना, आपने आफ्टर ऑल ये को आपकी जेब में तो $1 उस तरह नहीं था कि आप इतने बड़े गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट आप शुरू कर दें, EPZ का प्लान बनाएं। आपके ये जो आपकी एनर्जी के क्राइसिस थे, ये एक नाइटमेयर थी। अगर ये उस वक्त ना करते तो आपकी इंडस्ट्री भी बैठ जाती, एग्रीकल्चर भी बैठ जाती और आपके यहाँ बेरोजगारी और बढ़ती। हर चीज जब ऊपर जा रही थी, 5.8% आपकी GDP का था, एवरीथिंग वाज फाइन। देखिए, जो करेंसी की आप बात करते हैं, क्या चाइना में ये इस तरह अपने तौर पे उन्होंने कंट्रोल नहीं किया? क्या फ्री फ्लोट है वहां? बिल्कुल नहीं है। बहुत से कंट्रीज ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी जो हमने फ्री उनको हैंड दिया हुआ है, और स्पेशली जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी फाइनेंशियली आपको प्रेशराइज करने के ऊपर है, तो FATF के अंदर हमारा क्या कसूर है कि हम 27 में से 26 पॉइंट करके फिर अभी भी बैठे हैं। इंडिया जहां के जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर भी, और आगे पीछे उधर नाम ही नहीं लेते। ऐसे माहौल में काम करने के लिए टावरिंग लीडरशिप चाहिए, जिसके अपने टेंटेकल बुलाए ना टावरिंग लीडरशिप को, लंदन से बुलाए ना साहब। ना आपने 100 दिनों में 150 पेशियां करके उनको निकाला। मैं अगले दिन अतीका ओडो की दास्तान सुन रहा था कि 2 बोतलें शराब की निकली हैं, 9 साल केस चला है, तो पता नहीं कितने हजार हेयरिंग हुई हैं और अल्टीमेटली कहा वो हुई है। 9 साल केस चला है। इफ्तिखार चौधरी ने चीफ जस्टिस ने बड़ा जुल्म किया था। इधर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने प्राइम मिनिस्टर वन स्ट्रोक ऑफ पेन हटा दो, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो कि पॉपुलरली आगे जा रहा है। मोटो लिया तो किस बात पे लिया उसने? 2 शराब की बोतलों पे गलत है, हम कहते हैं, लेकिन और मोटो ले, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं। क्या लिया? पनामा, और पनामा में 434 लोग थे जो शामिल थे। उसमें हमारे कुछ सेनेटर थे जिनकी 30 कंपनियां थी। Nothing. उनके खिलाफ सर आप जाए ना, आप अदालतों में क्यों नहीं जाते उनके खिलाफ केस लेकर? हुकूमत पेंडोरा पेपर्स भी आए ना सर, आप उनके खिलाफ आप जाए ना सर, आपके खिलाफ गई है। देखिए बीबी, देखिए पेंडोरा पेपर में आप जा सकते थे, माजत के साथ आप इसलिए नहीं गए कि उसमें इमरान का नाम नहीं था, बाकियों का था। उन्होंने कहा नहीं फंसता तो बाकियों ने क्यों फंसाई? ये आपकी अजम्पशन है। पेंडोरा पेपर्स पे भी भाई हम तो जाएं, हुकूमत बैठी है ना, हुकूमत करे। पानामा हुकूमत नहीं करती ना, तो आप जाए ना सर। शहबाज शरीफ के खिलाफ वो नहीं जाते, जान छुड़ाते हैं या कोई वजह है तो आप जाए, ओपोजिशन जा सकती है, क्यों नहीं? ये जो नैब वाले, ये FIA वाले, ये जो इनकी स्टोरियां तो आपने सुनी है ना। ये हमारी अपोजिशन की बात सुनेंगे, शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसकी बात सुन के तो ये अमल करेंगे। आप इस चीज से एग्री करेंगे ना कि अपनी अपनी हुकूमतों के दौर में इदारों को अपने अपने मुफादात के लिए आप लोग भी इस्तेमाल करते रहे, पीपल्स पार्टी भी इस्तेमाल करती रही और अब PTI भी यही करेगी। बहुत गलत किया, अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो बहुत गलत किया। लेकिन सोनिया सुनो, अभी हमने एक बिगिनिंग करनी है ना। एक गवर्नमेंट आई है तो ये एक्सक्यूज तो ना दे कि फलां 10 साल पहले फलां वक्त पे वो हुआ था तो इसलिए हम भी ये करेंगे। आज तो ये सो कॉल्ड जो है वेरी ट्रांसपेरेंट और बड़ी ऑनेस्ट और मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट से आए हैं। तब तक हम पुरानी एग्जांपल, अभी इनके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, क्या वो कहे कि मैं अपने 10 फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करूंगा? इसलिए कि पिछली हुकूमत ने चेंज किए। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के
के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। अब जरा इंटरनेशनली बात करते हैं, पाकिस्तान को किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। जाहिर है बड़ा कामयाब दौरा करके आए प्राइम मिनिस्टर, अभी चीन का 24 फरवरी को रूस का दौरा करने जा रहे हैं, ये भी इंतहाई अहमियत का दौरा करार दिया जा रहा है। सर आपको क्या लगता है कितने अहम है? देखिए बहुत अहम है। अब एक अरसे से हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात जिसको कहना चाहिए इतने अच्छे कभी भी नहीं रहे, अब आके कुछ नॉर्मल हुए हैं, तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि उसमें गर्मी पैदा हुई है। और जिस तरीके से अब जाना हुआ है, हम देखें एनर्जी कॉर्पोरेशन हमारा उनके साथ एक बहुत बड़ा प्लान है। उस तरीके से एनर्जी पाइपलाइन ऑयल और गैस के हवाले से हम बात कर रहे हैं उनके साथ। और आपको पता है एनर्जी में जॉइंट है, बहुत बड़ा जिन है रशिया, पूरे यूरोप को जनाब वो गैस भी और देता है वो सारा यूरोप जो है ना उसकी बात सुनना होता है कई वालों से। अभी आप देख लें एक नॉर्थ 2 के नाम से एक स्पेशल गैस पाइपलाइन जर्मनी के साथ उनकी बन रही है तकरीबन 2200 किलोमीटर की। अब उस पर भी $6 बिलियन का खर्चा है, उसका भी खतरा है। अगर यूक्रेन पे हमला हो जाता है तो बहुत सारी सैंक्शन उन पे लग जाएंगी। तो हमारे वाले से तो बहुत अच्छी बात है। असल बात यह है जो जनरल साहब ने शुरू में की थी, मेरा ख्याल है हम कैसी फॉरेन पॉलिसी रखें सोनिया कि हम सबके साथ बेहतर ताल्लुकात रख सकें, बैलेंस करें इस तरीके से। चाइना, रशिया, अमेरिका बदकिस्मती से अब नहीं हो सकता माजरत के साथ जनरल साहब, अब बैलेंस करने से हम बहुत दूर चलेंगे। हम पार्टी बनते रहे, सीटों सेंटो पता नहीं क्या कह रहा। अब तो जिस तरीके से अमेरिका हमसे बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान में हर बात पे हमें इल्जाम देता है, उनकी फेलियर वो कहते हैं पाकिस्तान की वजह से हुई, लिहाजा वो इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं कहना चाहिए कि मामलात ख़राब हो गए हैं। बाइडन बात भी नहीं कर रहा पाकिस्तान से, उन्होंने इमरान को कॉल भी नहीं की, तो मुश्किलात हमारी बहुत ज़्यादा हैं। अब तो यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ये सोचा जाए कि हमने एक्सटर्नल सेक्टर में किस तरीके से नॉर्मलाइज करने रिलेशन, और ख़ास तौर पे जो बड़ा चैलेंज है सोना चाइना के साथ। चाइना बड़ा वाज़ेह तौर पे हमें अमेरिका कह रहा है कि जी आप सीपेक छोड़ दें, पीछे हट जाएं। हिंदुस्तान भी इसके पीछे लगा हुआ है, अब नहीं पीछे हट रहे। तो आप देख लें आए दिन जो बलूचिस्तान में आप देख रही हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं इसके पीछे कौन कौन है। अमेरिका पर भी नाम इल्ज़ाम लगता है, इंडिया का भी है, अफगानिस्तान में कुछ लोग बैठे हैं वो भी हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए तो बड़े सीरियस नोयत के चैलेंजेस है। असल मसला जो है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसका एक्सटर्नल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। हमारे देखें ना, हम जिस तरीके से अमेरिका में दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ से हमारी रेमिटेंस आती है, $45 बिलियन की 45% हमारी जनरल साहब हमारी एक्सपोर्ट चाइना अपना अमेरिका की है, और 25% हमारी आप देख लें यूरोपियन यूनियन की है। ये 70% है, 75%। अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो हमारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो जनरल साहब आप ही बताएं, पुतिन का दौरा यहाँ उन्होंने आना था, वो तो नहीं आए, हम जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग के बारे में क्या कहते हैं? यूक्रेन का एक बड़ा इश्यू सीरियस हुआ है और वहाँ तो अमेरिकी अखबारों ने तो फोरकास्ट करना शुरू कर दिया कि जी बुध को हमला हो जाएगा। बिल्कुल, तो बुध तो कल आ रहा है। या देखिए, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का दौरा खुसूसन इन इम्पॉर्टेंट ममालिक में जिसमें USA भी है, चाइना है, रशिया है, ये ऑलवेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसके लिए कलासल होमवर्क करना पड़ता है, तब ये मटेरियलाइज होते हैं। ठीक। और फिर आपको देखना होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनको हमने अटेन कैसे करना है। उसके लिए आपको डोमेस्टिक भी और फॉरेन पॉलिसी में भी एनवायरनमेंट्स क्रिएट करनी पड़ती है। ये वो चाइना का दौरा प्राइम मिनिस्टर ने किया, वेरी गुड, ये बड़ा ज़रूरी था करना, बिकॉज 2 साल तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज जैसे कोविड था, ये था, वो था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताऊं कि चाइनीज जो थे वो मुतमईन नहीं थे द वे वी वर हैंडलिंग सीपैक। दैट इज व्हाई आई एम प्रिवी टू दिस। मैंने बहुत से चाइनीज को इंटरव्यू किया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम पे 24 चीनियों का मारा जाना भी एक इशू रहा, और वापस चले गए। बहुत से लोग यहाँ से छोड़ के चले गए और उन्होंने ये फिर स्लो पैडल हुआ। ये क्रिमिनल था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिससे चाइनीज भी थोड़े नालाते। इट इज गुड अगर डैमेज कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर ने जाके किया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा जनरल साहब इस पे तो इसको कहना चाहिए एडमिट किया, कंसीड किया इन्होंने अपने असद उमर साहब ने, ये कह के 1.5 साल तक रोके रखे और उन्होंने कहा जी आप रिवाइज करें जो आपके अपने इतने हाई परसेंटेज पे आपने हमें अपने जो लेके गए प्रोजेक्ट इंटरेस्ट रेट पे, तो वो नहीं माने। अब 1.5 साल के बाद उसी तनख्वाह पे गुजारा करके फिर वापस आए। ये हुकूमत की नाकामी है ना। यानी या तो आप वो रिवाइज करवा लेते और साथ ये काम को भी जारी रखते, बाहर ये इशू ना बनता। ये चूंकि सेंसिटिव इशू है। आपने रजाक दाऊद साहब ने कहा कि जी हम इसको रिव्यू करेंगे, इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा रिव्यू करेंगे, बहुत से लोगों ने बात की। तो इट इज गुड बट इट इज टू लेट नाउ। सीपैक के ऊपर अभी ये कहते हैं MOU साइन किए हैं, MOU बड़े बड़े। आपकी हुकूमत ने तो आंखें बंद करके प्रोजेक्ट दे दिए ना, वो इंटरेस्ट रेट पे बात ही नहीं कर, कहते जो करके लाया बस मैं साइन कर देना, यही किया। देखिए, आप देखें कि ये इन द लॉन्ग रन
आपको ये साबित होगा कि ये जो हमारे एनर्जी के ब्रेक थ्रू हुए हैं वो इसके रशिया का इंपॉर्टेंट है। देखिए रशिया ने हमें स्टील मिल दी थी। रशिया जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में माहिर है। रशिया आपको नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की वो दे रहा है। उनकी जो डिफेंस प्रोडक्शन में S-400 उन्होंने इंडिया को दिया हुआ है। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में चाइना के साथ बहुत अच्छे बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह फाइटर जेट्स की बात हो रही है। अभी रशिया को आपको वो करना, उनकी मजबूरी ये है कि एक यूक्रेन में फंसे हैं, एक इंडिया बहुत बड़ी 2 टन से 3 टन हमारी प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकी स्टील मिल की? आप भी वहां पे रहे, बड़ा काम किया आपने, क्या हुआ फिर? ऑनेस्टली हो सकती थी। ये जो स्टील मिल रशियन ने बनाई थी ना, ये इतनी खुली थी कि ये 3 मिलियन टन तक जा सकती थी। ब्लास्ट फर्नेस तीसरी लगने की जगह बनी हुई थी। आपका स्टील का जो मेकर है, स्टील कन्वर्टर, उसकी जगह बनी हुई थी। वो लॉस में जा रही है। 400 एकड़ जमीन जो है लोगों की नजरों में है कि जिसको बेच के कैसे हमने यहाँ महल बनाने हैं, प्लाजा बनाने हैं। 19,000 एकड़ 165 मेगावाट का पावर हाउस, ये वो तो ये मतलब हैंडल करना चाहिए ना हुकूमतों को आप। और ये उस वक्त के 9 जजेस ने, इफ्तार चौधरी साहब, मैंने जो लेटर प्रेसिडेंट को लिखा था परवेज मुशर्रफ का, वो सुप्रीम कोर्ट में भी काफी मौजूद होगी। मैंने कहा सर प्राइवेटाइजेशन की मैं तो खिलाफ नहीं हूं, बिकॉज मैंने लफ्ज ये लिखे थे कि लूटर्स एंड प्लंडरर्स कैन अगेन कम एंड डिस्ट्रॉय इट, बट आई थॉट के सेल दी शेयर्स and gradually transfer it to the private sector. ये I am on record, सुप्रीम कोर्ट में भी है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी इसका रिकॉर्ड होता है। लेकिन इफ्तार चौधरी साहब ने वन स्ट्रोक ऑफ पेन उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट रिव्यू पे भी नहीं गई। वो कहते हैं रशियन थे, रशियन के पीछे इंडियन से अंबानी वगैरह वो खरीदना चाहते थे। हाँ, वो तो था ना। सही, ठीक है। प्रोग्राम का वक्त मासूम के साथ खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा PMLN प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।